गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी से बहुत बहुत नमस्कार। प्रजापति सचिन सबसे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर आप सभी की क्लास स्टार्ट हो गई है तो एक बार आप मुझे बता देंगे कि ऑडियो और वीडियो कैसी है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। सचिन, अल्तामेश, मनोज, विजय, मनीष, अल्ता अल्तामेश है शायद, नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ सही से। तो सब कुछ ओके है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई। कल आप सभी जानते ही हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम था, तो हमें लगा कि बहुत सारे बच्चे भी जो हैं वो इस समय टीवी वगैरह पे होंगे, लाइव देख रहे होंगे, तो इसलिए हमने सोचा कि फिर ये बाद में रिकॉर्डेड ही देखेंगे। तो और आज की जो क्लासेस में आपसे क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछने हैं मुझे, तो इसलिए कल हमने आपके साथ क्लास नहीं रखी थी, तो आज उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंपल पेंडुलम, जैसे मैंने आपसे बोला था। और फिर सिंपल पेंडुलम के बाद में मैकेनिक्स वाले पार्ट से हमारे पास एक ही चैप्टर बचेगा, यूनिट एंड डायमेंशन, है ना। मैकेनिक्स में ही टॉपिक होते हैं सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन, फ्रिक्शन, केपलर के नियम, रोटेशनल मोशन, है ना। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं पहली क्लास में, और सैटेलाइट वगैरह भी हमने पढ़ लिया। इससे पहले हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी। तो एक सिंपल पेंडुलम वाला एक पार्ट बचता है, तो उसे हम देख लेते हैं। तो बढ़िया है। इसके में शुरू के 10 मिनट ही थोड़े काम के हैं। अगर आपने शुरू के 10 मिनट पे पूरा फोकस किया तो अगले 1 घंटे जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। अगर आपने शुरू के 10 मिनट मिस कर दिया, शुरू के 10 मिनट पे फोकस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो अगले आप 1 घंटे जो है क्लूलेस रहेंगे क्लास में। आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैं क्या बता रहा हूँ और क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो शुरू में 10-15 मिनट बहुत ध्यान से समझेंगे बात को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, हेडिंग डालेंगे सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम तो हम बोलते हैं सरल लोलक। सिंपल पेंडुलम। अच्छा, सिंपल पेंडुलम आप समझ ही रहे हैं कि इसका नाम सिंपल क्यों है। अब पता नहीं नाम तो सिंपल क्यों है, पर मैं से अपने आप से एक आइडिया ले रहा हूँ कि सिंपल पेंडुलम भाई बहुत सिंपल है। इसमें आपने करना क्या है, आप एक स्ट्रिंग लो, एक धागा लो। तो ये मान लो कि आपने धागा जो है ये किसी एक रिजिड ऑब्जेक्ट, रिजिड बॉडी के साथ बांध दिया। जैसे मान लो कि दीवार में एक कोई लोहे की कोई मजबूत सा कोई स्टैंड निकला हुआ है, मजबूत सा, उसे हम कहते हैं रिजिड बॉडी, है ना। रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड वो होते हैं कि जैसे आप उन्हें बहुत ज्यादा फोर्स लगाओ तो भी दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज ना हो। तो मतलब बहुत ज्यादा फोर्स लगाने पे ही हो पाए, ऐसा ना हो कि आपने कोई चीज पकड़ी और हल्का सा ऐसा कर दिया तो मुड़ जाए, टूट जाए, ऐसा ना हो, बहुत ही रिजिड हो। जैसे कि आपने एक मजबूत सी लोहे की एक रोड ली और दीवार में उसे गाड़ दिया। अब आपने इस पर एक धागा बांधा और इस धागे में नीचे एक लोहे का गोला अटैच कर दिया। 12th क्लास में प्रैक्टिकल भी होता है ना सिंपल पेंडुलम का, जो साइंस वाले बच्चे होंगे ना पता होगा। ये हमने यहाँ पे छोटा सा ना एक वो होता है, यहाँ पे ना धागे को हम बांध सकते हैं। एक घुंडी सी होती है गोल सी, है ना, ऐसा रहता है ऐसे। तो उसमें धागा अंदर डाल के ना फिर यहाँ पे बांध देते थे बचपन में ना, जब हम प्रैक्टिकल करते थे 12th क्लास में। अब देखो ये बेटा मैंने मेरा बन गया सिंपल पेंडुलम। इस जो मैंने गोला बांधा है इसे हम बोलते हैं बोब, गोलक। ये उसका सेंटर है। तो ये जो गोला हम कनेक्ट करते हैं इसे हम कहते हैं बोब, गोलक, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग ली, एक धागा लिया और उस धागे में हमने एक लोहे का गोला अटैच कर दिया। तो हमारा सिंपल पेंडुलम बन गया। तो बताओ सिंपल है कि नहीं है, सरल, कितना सरल है। एक धागे में एक लोहे का गोला जोड़ना है, हो गया काम हमारा। अच्छा, अगर मैं एक काम करूं, इस गोले को हल्का सा पकड़ के छोड़ दूं, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, तो ऐसा मोशन करेगा, टक 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 टक। तो इसका जो मोशन है ये बेटा ऐसा जो मोशन होता है इसे हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। जहां पर आपका ऑब्जेक्ट जो है कि मोशन को लगातार रिपीट कर रहा हो। तो यहां से आपने गोला पकड़ के छोड़ा, ये गोला इधर जाएगा इस कोने पे, फिर वापस आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है वो कैसा होता है, इसकी जो गति होती है, इस गति को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन।
सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति, है ना। अब एक चीज बताओ मुझे, जैसे अब मैं यहां से पकड़ के छोड़ रहा हूं इसे, मान लो कि यहाँ पे किसी पॉइंट पे यहाँ पे है ये, ठीक। तो बच्चे ध्यान देना, मैंने कहा था शुरू के 10 मिनट ही काम के हैं इसमें। अब जैसे बेटा मैंने ये यहाँ पे पकड़ा हुआ है गोला, मान लो इससे मेरा यहाँ पर है, मैंने इसे छोड़ दिया, ये इस कोने पे जाएगा और फिर वापस आएगा यहीं पर ही। तो इसका मैं कहूंगा कि इसका एक ओसिलेशन, इसका एक दोलन पूरा हो गया। तो एक ओसिलेशन, एक दोलन कैसे पूरा हो रहा है, ये इस वाले कोने से यहाँ जा रहा है और फिर ये वापस वहां पर आ रहा है, जहां से चला छोड़ा था वहीं पे वापस आ गया। तो यहाँ से मैंने हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, टक से ऐसे, ये वहां गया और फिर वापस आया, ये वहां गया और फिर से वापस आया। तो यानी कि अगर ये वहां पे जाके जैसे वापस आएगा तो इसका एक ओसिलेशन, एक दोलन पूर्ण हो जाएगा। अब मुझे बस केवल इस क्लास में समझना क्या है कि जब मैं किसी पेंडुलम को हल्का सा पकड़ के छोड़ूंगा, ये उस कोने पे जाके वापस आ रहा है, तो उसका एक दोलन जो पूरा हो रहा है, इस एक ओसिलेशन को पूरा करने में कुछ तो समय लग रहा होगा भाई। ऐसे जाके ऐसे वापस आएगा, आधा सेकंड लेगा या एक लेगा, डेढ़ लेगा, दो लेगा, कुछ तो लेगा। तो किसी भी पेंडुलम को एक ओसिलेशन, एक दोलन पूर्ण करने में जो समय लगता है, हमारा सारा फोकस उस पर रहेगा कि उसे वो समय जो लगेगा, वो समय कब लगेगा कम, कब लगेगा ज्यादा, सारा गेम उसके ऊपर चलेगा। यानी सिंपल पेंडुलम को जो एक चक्कर पूरा करने में समय लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड, आवर्तकाल। तो हमें पेंडुलम के टाइम पीरियड, आवर्तकाल को समझना है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड किस किस बात पर डिपेंड करता है। क्या सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है उसे एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा, क्या वो इस धागे की लंबाई पर डिपेंड करता है, क्या वो इस गोले की रेडियस पर डिपेंड करता है, क्या उस गोले के वजन पर डिपेंड करता है, ये सारी बात हमें समझनी है। तो मैं एक छोटा सा फॉर्मूला आपके सामने लिखूंगा, उस फॉर्मूले से आपको सारी क्लियरिटी आ जाएंगी। तो यहां पे लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे हम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक का आवर्तकाल। मेरे साथ साथ लिखते रहना और हाथ में आप कॉपी रखना सब और एक पेन। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल। तो टाइम पीरियड को बेटा हम लिखते हैं टी से, और सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है इसका फॉर्मूला होता है 2π√L/g, है ना, ये फॉर्मूला है इसका। बस सारा गेम अब जो है इस फॉर्मूले से ही समझेंगे। यानी किसी भी पेंडुलम को एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगेगा, एक चक्कर पूर्ण करने में जो समय लगेगा, उसका फॉर्मूला है 2π√L/g। अब मेरा पहला क्वेश्चन आप सभी से, इससे मुझे पता चला कि आपने आज तक कितनी पढ़ाई की है जीवन में। इस फॉर्मूले के अंदर ये जो L लिखा हुआ है इसे समझना है। इस फॉर्मूले में जो L लिखा हुआ है, ये L है क्या, तो बच्चा बताएगा कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला बताइए, 2π√L/g, इस फॉर्मूले में L क्या है। तो जो भी आपको लगता हो, जो भी आपने आज तक पढ़ाई की है, उस आधार पर आपको बताना है कि क्या है ये। T इजकल टू 2π√L/g। कुछ आंसर मेरे पास में आ रहे हैं। मनोज लिख रहे हैं लेंथ, किसकी लेंथ भाई, आपकी कि मेरी लंबाई, या मेरे घर से आपके घर तक की लंबाई है ये। अंकिता, सतीश, बादल, जितने बच्चे लिख रहे हैं धागे की लंबाई है। अगर ये धागे की लंबाई होती तो मैं इतना माहौल बनाता इस क्वेश्चन में। ये केवल बेटा धागे की लंबाई नहीं है। जो बच्चा इस फॉर्मूले में इस एल को केवल धागे की लंबाई समझेगा, वो एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। इस फॉर्मूले में जो एल है ना, ये एल पता क्या है, जहां से आपने धागा बांधा और ये गोले का जो सेंटर है, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है ये।
यहां से लेकर यहां, यानी कि इस एल में ये धागे की लंबाई तो आपकी इंक्लूड है ही, ये मान लो कि धागे की लंबाई तो है ही, और साथ में बेटा गोले की रेडियस भी इंक्लूड है इसमें। यहाँ पे जो एल है, ये एल क्या है हमारा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्प्रिंग लिख दिया देखो मैंने, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ बॉब। ठीक है, तो यहाँ पे एल क्या है, धागे की लंबाई प्लस गोलक की त्रिज्या, धागे की लंबाई प्लस गोलक की त्रिज्या। अब आप खुद सोचो कि मैं दो धागे लूं, ये भी 1 मीटर लंबा है, ये भी 1 ही मीटर लंबा है, इसमें गोला बांध दूं कम रेडियस का, छोटा सा गोला, इसमें बांध दूं बड़ी रेडियस का गोला, धागे की लंबाई तो 1 1 मीटर ही है, पर यहां पर जो गोला बांधा वो बड़ा बांधा तो उसकी रेडियस ज्यादा होगी, तो यानी कि जो हमारे फॉर्मूला में जो एल यूज होगा वो इसके लिए ज्यादा बनेगा, बड़े वाले गोले के लिए। तो जब हम टाइम पीरियड देखेंगे तो हम ये साथ में भी देख रहे होते हैं कि धागा जो है उसकी लंबाई कितनी है, प्लस जो उसके साथ में हमने गोलक कनेक्ट किया है उसकी रेडियस कितनी है, तो उन दोनों को जोड़कर, तो धागे की लंबाई और प्लस गोलक की रेडियस, यानी कि अगर मैं यहाँ पे केवल धागे की लंबाई जो है उसे कैपिटल एल मान लूं, धागे की लंबाई को, और गोलक के रेडियस को मैं स्मॉल आर मान लूं, तो एक्चुअल में कि यहाँ पे जो स्मॉल एल है वो कैपिटल एल प्लस स्मॉल आर है, यानी धागे की लंबाई प्लस गोलक की त्रिज्या। जब इसका हम न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन करेंगे अभी, तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी, अभी के लिए आपको केवल ध्यान रखना है, जब इसका हम एप्लीकेशन चेक करेंगे तो आप समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं पेपर में, एक आता है कि जो टाइम पीरियड है किसी पेंडुलम को जो चक्कर लगाने में जो समय लगेगा, वो टाइम पीरियड जो है वो क्या इस गोले के मास, इसके द्रव्यमान पर डिपेंड करता है क्या, कि आपने गोला 1 किलो का बांधा कि 1.5 किलो का बांधा कि आधी किलो का, आप कहोगे जी नहीं, क्योंकि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में कहीं पे हमें एम दिख रहा है, मास के लिए हम सिंबल यूज करते हैं, द्रव्यमान के लिए एम, एम तो कहीं है नहीं फॉर्मूले में भाई। यहां पर जो है ये पाई है 22/7, न्यूमेरिकल वैल्यू तो कांस्टेंट है, दो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, एल हमने पढ़ लिया कि धागे की लंबाई प्लस रेडियस, और जी हमें पता ही है ये तो अलग अलग ग्रह पर जी की वैल्यू अलग अलग होती है, ये तो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व त्वरण है, मास तो कहीं दिखाई नहीं है हमें, यानी मास इंपोर्टेंट नहीं है। आपको बहकाएगा पेपर में वो कि एक गोला 3 किलो का, एक 5 किलो का, बहकना नहीं है, 3 हो 5 भैया आप 50 किलो का ले आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि मास है ही नहीं इसमें। तो लिखेंगे इसमें एक चीज हम इंपोर्टेंट लिखकर, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम does not depend on, time period of simple pendulum does not depend on mass of bob, सरल लोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, सरल लोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉब, सरल लोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो हर क्लास में आ जाता है, कब तक कंप्लीट होगा, हर क्लास में बताएं भाई तुम्हें। अरे भाई सोनू तेरी पहले की क्लास ही कंप्लीट नहीं, तूने पूरी कर ले है ना, तेरा सिलेबस कंप्लीट। कुछ बच्चों को पता नहीं क्या समस्या रहती है, हर क्लास में आएंगे कब कंप्लीट हो जाएगा, क्यों, वो पढ़ते तो है नहीं ना, क्लास में कभी आएंगे बस अचानक से देखेंगे अच्छा 30 क्लास हो गई, 35 हो गई, 50 हो गई, कब कंप्लीट होगा। 1000 बार बता दिया मैंने भाई, जब आपके लेक्चर जो हैं वो 75 के आसपास हो जाए, समझ जाना कि सिलेबस खत्म होने वाला है। हर क्लास में आके एक ही बात, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, पढ़ने से खत्म होगा। 20 वीडियो इकट्ठे कर रखे होंगे इसने पीछे की जो कंप्लीट नहीं हुई होंगी। अच्छा दूसरी चीज,
तो अब जब हम क्वेश्चन करने लगेंगे, अब हमें दो क्लियरिटी आ गई कि कोई भी पेंडुलम एक चक्कर पूरा करेगा, एक तो उसमें गोलक का जो मास है, द्रव्यमान है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और एक जो हम एल देखते हैं उस एल में धागे की लंबाई के साथ में रेडियस भी इंक्लूड कर लेंगे। बस एक छोटी सी चीज मुझे आपको और बतानी है, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू कर देंगे। फिर सारा जो गेंद है आपके पाले में रहेगी, आपको हर क्वेश्चन का फिर आंसर देना है। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर कोई बेटा बॉडी जो है वो बिल्कुल सिमेट्रिक हो, चारों तरफ से मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो, ठीक है, तो उसका जो बिल्कुल जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ रहे हो, वो पॉइंट जहां पर हम ये मान सकते हैं कि इस वस्तु का सारा वेट काम कर रहा है, तो वो पॉइंट जहां पर हम ये मान के चलते हैं कि इस वस्तु का सारा भार, सारा का सारा वेट जिस पॉइंट पे काम करता है उसे हम कहते हैं गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये सेंटर ऑफ मास, अगर बॉडी बिल्कुल सिमेट्रिक है तो सेंटर ऑफ मास भी ठीक उसी पॉइंट पर होता है जहां पर बॉडी का ज्योमेट्रिकल सेंटर आता है। जो मैथ वाले टीचर जहां पे आपको किसी बॉडी का सेंटर बताते हैं ना, उसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो जहां पर किसी बॉडी का ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, अगर कोई वस्तु बिल्कुल सिमेट्रिक हो। या सेंटर ऑफ मास भी वही पॉइंट होता है। सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, वो बिंदु जहां पर आप ये मान सकते हैं कि जहां पर किसी वस्तु का सारा मास रखा हुआ एज्यूम किया जा सकता है। तो अगर मैं ऐसा समझो कि अगर मेरे पास ये पूरा एक सॉलिड स्फीयर हो, एक ठोस गोला हो, तो इस ठोस गोले का जो मैथ के टीचर ने आपको सेंटर बताया है, वही सेंटर जो है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह दो या सेंटर ऑफ मास कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिक बॉडी है हमारे पास में। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आप, मैंने एक यहाँ पे कंटेनर लिया और इस कंटेनर में यहाँ पर ऊपर तक कोई गेहूं, दाल, चावल, चीनी कुछ भरा हुआ है, पूरा का पूरा। तो ये बॉडी बिल्कुल सिमेट्रिक है, पूरा कंटेनर भरा हुआ है, तो इसका जो सेंटर आएगा वो जनरली लगभग लगभग बीचों बीच ही आएगा कहीं, है ना, यहाँ पे कहीं इसका सेंटर काम कर रहा होगा। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहीं बीचों बीच होगा, क्योंकि हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास, अगर बॉडी बिल्कुल सिमेट्रिक हो, बिल्कुल एक जैसी हो, चारों तरफ से समरूपता हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान, उसी वही बिंदु होता है जहां पर उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, जहां पे मैथ वाले टीचर सेंटर जनरली एज्यूम करते हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा काम क्या करूं कि इस कंटेनर में से थोड़ा सा गेहूं या चावल निकालकर यहां दूसरे बर्तन में रख दूं, कहीं साइड में दूसरे बर्तन में रख दिया, अब जो बेटा इसका जो सेंटर है वो ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ जाएगा? आप कहेंगे सर अगर कोई बॉडी बिल्कुल सिमेट्रिक थी तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो उसका गुरुत्व केंद्र है, जहां पर हम उसका सारा का सारा वेट मान सकते हैं काम कर रहा है, उस वस्तु का सारा भार जहां काम कर रहा है वो बिल्कुल बीचों बीच होता है। लेकिन अगर आप कुछ चावल निकाल के रख देंगे तो नीचे वाला हिस्सा तो भारी हो जाएगा, ऊपर तो हवा है, खाली है। तो फिर कोई बॉडी अगर सिमेट्रिक ना हो, एक तरफ से वो भारी हो, एक तरफ से वो हल्की हो, तो फिर उसका जो सेंटर जो होता है ना वो भारी हिस्से की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी जो सेंटर जो होगा ये थोड़ा ऊपर की जगह नीचे की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा, ये नीचे की तरफ पहुंच जाएगा फिर ये। तो सेंटर क्या होता है, अगर कोई बॉडी आड़ी तिरछी हो, कहीं से हल्की हो, कहीं से भारी हो, तो फिर उसका सेंटर किस तरफ को लाई करेगा? मान लो इस तरफ भारी है बॉडी, इस तरफ, तो जिस तरफ वो वस्तु भारी होगी तो थोड़ा सा उस तरफ को शिफ्ट कर जाएगा। बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर बिल्कुल बीचों बीच नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा सा भारी हिस्से की तरफ। जैसे मैं क्रिकेट के बैट की बात करूं तो क्रिकेट का जो बैट है, जो नीचे वाला हिस्सा है तो काफी भारी होता है, ऊपर जो हैंडल है वो हल्का है। तो क्रिकेट का बैट का जो सेंटर आएगा वो बिल्कुल बीचों बीच नहीं आएगा, थोड़ा नीचे वाले हिस्से की तरफ को शिफ्ट होगा, क्योंकि वो नीचे से भारी है। ठीक है, अब ये दो तीन बातें अगर आपको पता है, अब आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। दोबारा सुनेंगे, हमें क्या बात याद रखनी है? सबसे पहले हमें याद रखना है कि किसी पेंडुलम को एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा उसका फॉर्मूला है 2π√L/g। दूसरा हमें क्या याद रखना है कि इस फॉर्मूले में मास नहीं है, तो पेंडुलम 1 किलो का है कि 2 किलो का वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा क्या है, इस फॉर्मूले में जो एल है उसमें खाली धागे की लंबाई नहीं है, इसमें जो आपने पेंडुलम कनेक्ट किया है उस पेंडुलम की रेडियस भी इंक्लूड है। तो अगर आपको दो तीन बातें पता है तो हम क्वेश्चन का आंसर का दौर शुरू कर देते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इससे ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मैंने बहुत ही कम शब्दों में बताने की कोशिश की है, ज्यादा हम टेक्निकल चीजों में घुसने की कोशिश नहीं की है। एक तो कह रहे हैं हेलो सर मैं पहले भी पढ़ा हूं आपसे, आदित्य कह रहे हैं मैकेनिक्स पढ़ने में डर लगता था और आपके बाकी टॉपिक में डर नहीं लगता, क्यों? मैकेनिक्स पढ़ने में डर लगता है? मैकेनिक्स पढ़ने में डर लगता है? क्या डर है? अब तो इतने तुम्हें क्वेश्चन करा दिए हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण के इतने क्वेश्चन हमने करे, लॉज ऑफ मोशन के भी इतने क्वेश्चन किए हैं, वर्क पावर एनर्जी के भी किए हैं, सारे ही किए हैं। एक्चुअली क्या है ना, जैसे मैकेनिक्स में ऐसा हो सकता है कि आप याद करते हो चीजों को, तो मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल
बहुत सारी वैरायटी बनाई जा सकती है, वैल्यू चेंज वेंज करके ना बहुत सारी वैरायटी बन सकती है। तो बाकी जो टॉपिक है उनमें इतनी वैरायटी नहीं बन पाती। तो अगर आपने जो चीज याद की है, रटी भी होंगी, तो उससे अगर थोड़ा बहुत भी आगे पीछे जाए तो आप एडजस्ट कर लेते होंगे। यहाँ पे सारा गेम थोड़ा सा समझने का ज्यादा है। या मैकेनिक्स में बहुत सारे टॉपिक क्या होता है ना, कनेक्ट करके भी पूछ लिए जाते हैं कि एनर्जी, फोर्स, दो तीन चीजों को आपस में कनेक्ट करके, इंडिपेंडेंट नहीं है, सारा मैकेनिक्स आपस में कनेक्टेड है। तो ये हो सकता है वजह। तो आप ये करो कि जब आपको न्यूमेरिकल कराए जाए उन्हें ज्यादा ध्यान से देखो। कई बार अगर आपके पेपर में न्यूमेरिकल नहीं भी आता ना, तो तब भी ध्यान समझो, तो न्यूमेरिकल जितना अच्छा हमें समझ में आता है ना, तो हमारी थ्योरी भी उतनी ज्यादा क्लियर होती है। ये वजह होती है। ठीक है, चलो अब मेरा क्वेश्चन है सबसे पहले वाला। अगर आपने क्वेश्चन कर लिया, आज का सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही वाला है। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को समझ लिया, अगले वाले सारे क्वेश्चन उसे हलवा लगेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर पूरी क्लास में 2 या 2.5% बच्चा ही सही दे पाएगा। तो जो पहले सुनते ही आपके दिमाग में आंसर आए, समझ जाना कि वो तो नहीं है, थोड़ा ज्यादा गंभीरता से सोचना है। पहले ही बार में हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा आसान लगे, तो उससे पहले सुनेंगे ध्यान से, फिर इसका आंसर देंगे। देखो क्वेश्चन क्या है कि जो बच्चा पहले किसी क्लास में मेरे से पढ़ चुका है सेम चीज, तो वो आंसर ना दे, ताकि मुझे पता चले कि पहली बार में कितने बच्चे खुद से कर पा रहे हैं। तो वो आंसर देगा तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने रट रखा है पहले गई, ये उसे पहले से पता है। देखो ये हमने बेटा एक ये स्ट्रिंग ली, रस्सी ली, और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ली बकेट, बाल्टी। ठीक, अब हमने बाल्टी ली, यहां से हमने इसे बांध दिया। अभी बाल्टी बेटा पूरी की पूरी पानी से भरी हुई है। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि एक बाल्टी पूरी पानी से भरी थी, मैंने उसके जो हैंड होता ना ऊपर वाला पकड़ने वाला, उसके ऊपर रस्सी बांधी और उसे कहीं लटका दिया हमने। अब मैंने इस बाल्टी को हल्का सा डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा। मैं बार बार देखो हल्का सा डिस्प्लेस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब हम फॉर्मूले का डेरिवेशन करते हैं ना, ये टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G, इसमें हम यही एज्यूम करके करते हैं कि जो हमारा जो एंगल है ना, ये बहुत छोटा है, ये स्मॉल एंगल, ऐसा नहीं है। और ये मैंने कुछ ज्यादा दिखा दिया समझाने के लिए, यहाँ ये बहुत छोटा एंगल होता है। ये ऐसा नहीं कि गोला पकड़ा और यहां से पकड़ के छोड़ रहे हैं और बाल्टी ऐसे से जा रही है, धू धू धू, फिर ये फॉर्मूला काम नहीं करता। ये फॉर्मूला बहुत ही छोटे से, और आपने हल्का से डिस्प्लेस किया है, एक थीटा बहुत छोटा एंगल है, तो उसके लिए वैलिड होता है ये। आपको याद होगा, साइंस वाले बच्चे हों, एक पेंडुलम का हम प्रैक्टिकल करते थे 12th क्लास में, तो उसमें हमें जी की वैल्यू निकालनी होती थी कि धरती पर जी की वैल्यू 9.8 है। तो हम क्या करते थे, पेंडुलम वाले एक्सपेरिमेंट से करते थे। तो जब वाइवा होता था, तो बहुत सारे टीचर जिन बच्चों को पेंडुलम वाला मिलता था ना, वो केवल दूर से देखते थे। वो समझ आते थे कि ये बच्चा रट के आया है, बस इसने रीडिंग रीडिंग लिख दी है, इसने कैसे टेप मारा है या ढंग से कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे करते क्या थे, जिन्हें पता नहीं होता था, वो पेंडुलम पकड़ते थे और यहाँ से छोड़ते थे कान के ऊपर से, और पेंडुलम ऐसे जा रहा है क्लास में, ऐसे भाग रहा है, कभी इधर कभी इधर। टीचर उससे क्वेश्चन ही नहीं पूछता था। मुझे याद है हमारी क्लास में एक लड़का था, अक्षय करके एक, उसके पास है, और ये मुझे मिला था प्रैक्टिकल। भाई पूरा एकदम भावुक था, वो ऐसे ऐसे छोड़ रहा, टीचर आया, अच्छा जी कौन सा पेंडुलम, कौन सा है जी, पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट है, लिखा और आगे बढ़ने लगा। ना सर आपने मेरे से पूछा नहीं कुछ? कह रहा बेटा मैंने देख लिया, क्या पूछना है तेरे से, तू छोड़ी पेंडुलम अपने कान के ऊपर से रहा है, क्या पूछूं तेरे से। तो ये फॉर्मूला जो है वो बहुत छोटे से एंगल के लिए है, वो वैलिड। चलो अब यहाँ जाओ। अब मैंने क्या किया कि इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ा, अभी बाल्टी ऐसे से जा रही है पेंडुलम की तरह। अब मान लो कि इस बाल्टी को शुरुआत में एक चक्कर, एक ओसिलेशन पूर्ण करने में टी समय लग रहा है। मान लो बाल्टी आपने यहां से पकड़ के छोड़ी, यहां से ये बाल्टी ऐसे गई और वापस आई, और एक चक्कर इसने टी समय के अंदर पूरा कर लिया। टी की वैल्यू आप अपने मन में मान लो कि चलो 2 सेकंड, किसे एक चक्कर पूरा करने में लगे मान लो 2 सेकंड, या आपका मन कर रहा है 1 सेकंड, तो 1 सेकंड मान लो, जो भी आपका मन कर रहा हो। तो शुरुआत में इस बाल्टी को, इस बकेट को एक चक्कर पूरा करने में, एक ओसिलेशन, एक दोलन में लगे 2 सेकंड मान लिया हमने। अब मेरे दिमाग में क्या आया कि अच्छा 2 सेकंड में एक चक्कर पूरा हो रहा है। मैंने इस, ये प्लास्टिक की बाल्टी थी, मैंने इसके अंदर एक होल कर दिया, एक छेद कर दिया। अब इसे पानी ने टपकना शुरू कर दिया, अब पानी टपकने लगा इससे। अब मुझे बताओ, जब बाल्टी पूरी पानी से भरी थी, तो एक चक्कर ये टी समय के अंदर पूरा कर रही थी, ये बाल्टी टपकना शुरू कर देगी, तो उसका जो टाइम पीरियड है, जो आवर्तकाल है, वो 2 से बढ़कर 2.5, 3, 3.5 होगा, या 2 से घट के ये 1.5, 1 आधे की तरफ होगा। तो उसका टाइम पीरियड बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, या क्या होगा, जो भी आपको लगता है। अगर एक टपकती बाल्टी जो होती है, उसका जो टाइम पीरियड है
उसका जो आवर्तकाल है वो बढ़ता है, घटता है कि सेम रहता है? जो भी आपके मन में आ रहा हो वो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से सोचने की कोशिश करनी है पूरी। लोकेश भाई बड़ी जल्दी आ गए क्लास में, टाइम से आया करो भाई। 11:15 की क्लास आपको पता है, ठीक 11:15 बजे स्टार्ट हो जाती है, समय का ध्यान रखो। और ये एमडी भी बहुत लेट आया है बच्चा। प्रजापति, रोहित, प्रिंस, गुड्डू, एमडी, मनोज, शुभम, लाइन से सबका गलत है। सचिन का ठीक है, इसने पक्का पढ़ रखा है पहले क्लास में ना। लैंग्वेज से पता चल जाता मैं किस बच्चे ने हमारी क्लास में ही पहले पढ़ा हुआ है। बादल, पुष्पांजलि, अंकित, सतीश सबका गलत है, विजय का ठीक है, कृष्णा का भी गलत है। देखो कोई नहीं, जिनका मैंने गलत बताया वो अपना आंसर चेंज भी कर सकते हैं। लगभग लगभग 2 मिनट का समय आपको और मिल रहा है जब तक मैं डायग्राम पूरा करूं। पूरा आपके पास में समय है कि आप अपना आंसर चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करके भी अगर आप ठीक कर रहे हैं तो भी बढ़िया है, तो भी कोई समस्या नहीं है हमें, बस आंसर ठीक करना है। अच्छा बाल्टी बेटा सेम ही है ये, तो जैसे मैं बना रहा हूँ ना थोड़ी बहुत, आप अगर आपको चेंज लग रहा हो तो ये सेम बकेट बनाई जा रही है। तो कहीं सोचो ये 3 बाल्टी अलग अलग बना दी, वही बाल्टी है जो मैंने पहले ली थी। अच्छा जब ये बाल्टी बेटा टपकना शुरू कर रही होगी, ये बाल्टी पहले शुरुआत में पूरी पानी से भरी थी, ये बाल्टी टपकने लग रही है, तो मान लो कुछ देर के बाद पानी यहाँ तक ही रह गया इसमें, है ना। यहाँ तक ये ऊपर वाली लाइन भी हटा लेते हैं। ठीक। और काफी देर के बाद केवल पानी कहाँ रह जाएगा, इस तली के आसपास। तो जितने बच्चे भी ये कह रहे हैं कि टाइम पीरियड रहेगा सेम, उनका देखो गलत क्यों है। उन बच्चों को ये लग रहा होगा कि जब बाल्टी पूरी पानी से भरी हुई है, तो मान लो कि टोटल वजन मान लो 20 किलो है, अब कुछ देर बाद थोड़ा पानी कम रह गया तो 16 किलो की रह गई। जब पानी बिल्कुल ही खत्म होने लगेगा तो मान लो खाली बाल्टी 8 किलो की थी, तो 8 किलो के आसपास का ही वजन है, पानी लगभग लगभग खत्म सही हो गया। तो उन्हें लग रहा हो कि यार फॉर्मूला में टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में तो मास तो है ही नहीं। तो चाहे बाल्टी पूरी भरी हो 20 किलो की हो, चाहे कुछ देर के बाद 12 किलो की रह जाए, या बहुत देर के बाद 8 किलो की रह जाए, तो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन आपको मैंने एक चीज और बताई थी कि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है इसमें मास तो नहीं है, लेकिन इसमें एल तो है, एल। और ये जो एल है ना, ये एल धागे की लंबाई नहीं है। ये बाल्टी पूरी की पूरी पानी से भरी होगी, तो इसका सेंटर जो आ रहा होगा कहीं बीचों बीच आ रहा होगा, बिल्कुल बाल्टी के लगभग बीचों बीच। तो अब इसका जो जो फॉर्मूले में एल है वो क्या, जहां से धागा बांधा और सेंटर तक की लंबाई, जहां से धागा बांध रहे हैं और सेंटर तक की लंबाई, यानी शुरुआत में, यानी कि एक्चुअल में एल ये रहा होगा, ये एल की वैल्यू इतनी है शुरुआत में। लेकिन जब बाल्टी टपकने लगी होगी तो ऊपर तो खाली हो गया, अब पानी केवल यहाँ तक ही रह गया। अब ये सेंटर जो है वो थोड़ा सा नीचे पहुंच गया होगा, यानी कि यहाँ की जगह अभी सेंटर आ गया होगा, मान लो कहीं थोड़ा सा नीचे, यहाँ मान लो। अब लंबाई हो गई होगी इतनी, नहीं लंबाई बढ़ गई, तो लंबाई बढ़ते ही टाइम पीरियड की वैल्यू तो इंक्रीज कर जाएगी। यानी अगर ये पहले एक चक्कर 2 सेकंड में लगा रहा था, अब इसका टाइम बढ़ के हो गया 2 से ज्यादा, यानी कि 2.25 2.5 की तरफ जा रहा है। इसका टाइम पीरियड बढ़ना लगेगा, जब बाल्टी टपकने लगेगी तो नीचे की तरफ पानी जाएगा, तो नीचे वाला हिस्सा भारी होगा, तो सेंटर जाएगा नीचे, तो हम लंबाई तो सेंटर से नापते हैं, तो टाइम पीरियड इसका इंक्रीज करेगा।
लेकिन जब पानी टपकते टपकते बिल्कुल ही खत्म होने लगेगा तो बाल्टी ऐसे बिहेव करेगी जैसे बिल्कुल खाली बाल्टी हो। तो सेंटर जो बीचों बीच था, जो शुरुआत में नीचे की तरफ जा रहा था, जब पानी ज्यादा खत्म होने लगेगा तो ये सेंटर फिर से वापस आने लगेगा, ये बीचों बीच की तरफ आने की कोशिश करने लगेगा। ये बिल्कुल खाली बाल्टी हो, उसका सेंटर तो बीचों बीच ही होगा। तो जो पहले बाल्टी पूरी पानी से भरी थी, सेंटर था बीच में, जब पानी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था सेंटर नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की बाल्टी भारी है ऊपर की हल्की है। लेकिन जब पानी बिल्कुल ही खत्म होने लगेगा, यही सेंटर जो नीचे की तरफ उठ रहा था अब ये वापस आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखने लगेगा। यानी अब जो इसका टाइम पीरियड जो बढ़ रहा था वो वापस से फिर क्या होगा, कम होने लग जाएगा, क्योंकि लेंथ इसकी कम होने लगेगी तो टाइम पीरियड इसका घटने लगेगा। यानी इसका एग्जैक्ट आंसर क्या बनेगा कि जो टपकती हुई बाल्टी होती है इसका टाइम पीरियड पहले बढ़ता है और फिर घटता है। पहले टाइम पीरियड बढ़ेगा, मान लो कि पहले एक चक्कर लगा रहा था 2 सेकंड में, एक चक्कर 2 सेकंड में पूरा हो रहा था, तो शुरुआत में आपको टाइम पीरियड बढ़ते हुए दिखेगा कि 2 की जगह एक चक्कर लगेगा इसका 2.5 या 3 सेकंड में, यानी कि स्लो हो जाएगा ये। भाई टाइम जब तो ज्यादा लगेगा ना स्लो हो जाए, तो 2 सेकंड की जगह चक्कर आपको 2.5 सेकंड में लग रहा है, कुछ देर के बाद 2.75 सेकंड में, 3 सेकंड में, तो फिर से टाइम पीरियड घटने लगेगा, 3 से फिर वापस आने लगेगा 2.75, 2.5, 2.25, ये वापस फिर से 2 की तरफ ही आने लगेगा। हालांकि अल्टीमेटली जब पानी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा तो जो टाइम पीरियड बिल्कुल शुरुआत में था वही फाइनली हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम टपकती बाल्टी की बात कर रहे हैं, जब तक बाल्टी टपक रही है, नहीं इसके अंदर पानी है, तो टपकती बाल्टी का टाइम पीरियड आवर्तकाल पहले तो इसका बढ़ेगा क्योंकि सेंटर नीचे की तरफ जाएगा, फिर जब पानी ज्यादा कम होने लगेगा तो सेंटर वापस ऊपर की तरफ आने लगेगा। तो टाइम पीरियड क्या होगा इसका, पहले जब सेंटर नीचे जाएगा तो टाइम पीरियड इसका बढ़ रहा होगा, फिर टाइम पीरियड इसका घट रहा होगा। तो पहले मान लो टाइम पीरियड 2 सेकंड था, बढ़ते 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 3 सेकंड की तरफ गया, फिर वापस से 2 की तरफ अप्रोच करने लगेगा। तो हम इसका एग्जैक्ट आंसर क्या देंगे कि जो टपकती हुई बाल्टी होती है उसका आवर्तकाल पहले बढ़ता है और फिर घटता है। अगर बाल्टी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, एक बूंद पानी नहीं बचेगा, वो तो फिर फाइनली बिल्कुल शुरुआत के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि मास तो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारा क्या है, टपकती बाल्टी जब है, जब बाल्टी टपक रही है उसके अंदर पानी है, तो पहले टाइम पीरियड बढ़ेगा फिर घटेगा, है ना। तो पहले सेंटर बिल्कुल बीचों बीच था, अब फिर सेंटर नीचे की तरफ जा रहा है, फिर वापस से ऊपर की तरफ उठना शुरू कर दिया उसने। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हमारा केस फर्स्ट है लीकेज बकेट का, टपकती हुई बाल्टी। तो लिखेंगे यहाँ पे हम, टपकती हुई बाल्टी का आवर्तकाल पहले बढ़ता है और फिर घटता है। टाइम पीरियड ऑफ लीकेज बकेट इनिशियली इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। टाइम पीरियड ऑफ लीकेज बकेट इनिशियली इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। टाइम पीरियड ऑफ लीकेज बकेट initially increases and then decreases। टपकती हुई बाल्टी का आवर्तकाल पहले बढ़ता है और फिर घटता है। टपकती हुई बाल्टी का टपकती हुई बाल्टी का आवर्तकाल पहले बढ़ता है और फिर घटता है और फिर घटता है। अरे आई बात में। अच्छा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपने एक बार ये सुन लिया ना फिर आपको याद रहेगा, ये बस आपको सुनना है एक बार। तो ये केवल ये आपको कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझाने के लिए था। अब बाकी जो सारे क्वेश्चन है ना, आपका दिमाग उसमें बहुत तेज चलेगा, आप बाकी क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी कर देंगे। तो एक अगला क्वेश्चन है, इसमें 70-80% बच्चे सही आंसर देंगे, यानी पहले वाले क्वेश्चन मैंने कहा था कि 2-2.5% का ही ठीक आंसर आएगा। अब इसमें 70-80% ठीक देंगे, 10-20% अभी भी गलत कर सकते हैं। एक इसे समझ लो, फिर अगले जितने क्वेश्चन आएंगे उसका आंसर फिर 99% का ठीक आएगा, किसी इक्का दुक्का का ही गलत होगा। एक इसे और समझ लो। अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास में 2 गोले हैं, स्पेयर हैं। एक गोला है लोहे का 1 किलो का और एक रुई का गोला है 1 किलो। तो लोहे का गोला 1 किलो, रुई का गोला भी 1 किलो का है। दोनों को सेम लेंथ के धागे से बांधा, धागे की लंबाई सेम, दोनों गोले 1-1 किलो के ही हैं, पर एक लोहे का है एक रुई का है। और मैं दोनों को बराबर डिस्प्लेस करके छोड़ दूं तो आपको बताना है कि किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, किसे एक चक्कर पूरा करने में अधिक समय लगेगा। यानी जिस समय अधिक लगेगा मतलब यह है कि जो स्लो चक्कर पूरा करेगा। तो ये आपको बताना है। एक गोला हमारे पास में लोहे का है 1 किलो का, एक रुई का है।
सेम लेंथ के धागे से बांधा है दोनों को। सेम लेंथ ले ली हमने यहाँ पे। तो किसका टाइम पीरियड आवर्तकाल ज्यादा होगा, किसे एक चक्कर लगाने में अधिक समय लगेगा? करो ये। आया नहीं किसी का आंसर अभी तक? हम्म, प्रजापति का सही है, मनोज का गलत है, सतीश का गलत है, मनीष गलत, बादल ठीक, प्रिंस गलत, एमओ और एमडी दोनों का गलत, पुष्पांजलि का गलत है, विजय जी का ज्यादा है, तो वो मनी। चलो यहाँ देखो, आप फिर से मेरे शब्दों में फंस गए है ना, भावुक हो जाते हो तुम। मास्टर कह रहा तो ठीक सही कह रहा होगा। यहाँ देखना, एक लोहे का गोला है, 1 किलो का है ना, ये 1 kg का है आयरन का गोला। ठीक, अब मुझे बताओ, आपने 1 किलो का लोहे का गोला लिया और 1 किलो का आप रुई का गोला ले रहे हो, तो भाई रुई का गोला 1 किलो का जितने साइज में 1 किलो का लोहे का गोला आ जाएगा, क्या रुई का भी इतने में आ जाएगा क्या? भाई लोहा बहुत ही डेंस होता है, तो लोहा तो 1 किलो का इतने से में एडजस्ट हो जाएगा। रुई का 1 किलो का गोला बनाने बैठोगे ना, कुछ इतना बड़ा बनेगा 1 किलो रुई। तो यानी कि जब आप इसमें 1 किलो का ही रुई का गोला लोगे तो कुछ मान लो ये साइज आएगा उसका। पेपर में टीचर जानना चाह रहा है कि बच्चा खुद से दिमाग लगाए कि जब 1-1 किलो के ही दोनों गोले लेंगे, लोहे और रुई में कुछ तो फर्क आएगा। तो लोहे का गोला 1 किलो छोटे साइज में आएगा और ये वाला आएगा बड़े साइज में। उसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा। ये हमारा है कॉटन का गोला, 1 kg। ठीक है, अब आप यहां देखना बड़े ध्यान से, दोनों 1-1 किलो के हैं। अच्छा, मास से तो हमें कोई मतलब होता नहीं है, फॉर्मूला हमारे मास तो है ही नहीं, हमें मतलब किससे होता है? एल से। तो इस वाले केस में एल क्या होता है? यहां से धागा बांधा और सेंटर तक की लंबाई होती है एल। तो पहले वाले केस में जो एल बनेगा वो तो इतना बनेगा, लेकिन दूसरे वाले केस में अगर आप देखेंगे, धागे की लंबाई तो उतनी है पर इस गोले के रेडियस ज्यादा है, तो इसमें एल की वैल्यू कैसे हो जाएगी? ज्यादा। यानी जो रुई का गोला है, अगर इसकी लेंथ ज्यादा है तो उसे एक चक्कर लगाने में समय भी ज्यादा लगेगा, इसका टाइम पीरियड कैसा होगा? ज्यादा। भाई टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2π√L/g। तो जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसका टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा, क्योंकि जी की वैल्यू तो दोनों के लिए 9.8 ही है, दोनों धरती पे ही है। तो जो रुई का गोला है इसकी लेंथ ओवरऑल ज्यादा बनेगी, तो इसलिए इसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। यानी कि 1-1 किलो का ही आप लोहे का गोला ले लो, पर वो छोटे साइज का दिखेगा। 1 किलो का रुई का गोला होगा बड़े साइज में, और आप दोनों को बराबर डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे ना, तो लोहे का गोला फटाफट चक्कर पूरे कर रहा होगा और रुई का गोला आराम आराम से कर रहा होगा, क्योंकि रुई के गोले का टाइम पीरियड ज्यादा है। घर में कभी ट्राई भी कर सकते हैं। ये बच्चा कह रहे सर पानी में रुई को भिगो दे, तो ऐसा तो अगर आप ये चाह रहे हो कि रुई को जो आपने पीट पीट के बहुत ही छोटा कर लो, तो ऐसा तो गोले को भी बहुत छोटी गोली भी बनाई जा सकती है, गोले की भी। इन जनरल अगर आप देखें तो लोहा बहुत ज्यादा डेंस है, तो वो रुई से छोटे साइज में ही आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास में जो कॉटन गोला है, इसका लेंथ ज्यादा है तो इसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। टाइम पीरियड ज्यादा का मतलब है कि अधिक समय लेने का मतलब यह है, जहां पे भी समय अधिक लगे, यानी कि वो पेंडुलम जो है वो स्लो मूव करेगा, क्योंकि टाइम ज्यादा ले रहा है। भाई एक ट्रेन जो है, हाँ, जिसका एल ज्यादा उसका टाइम पीरियड ज्यादा, फॉर्मूले सब पर चल रहा ना मैं ये। अब देखो ये दो केस जो है ये थोड़े से इसमें ट्रिकी थे, बाकी सारे के सारे आसान है। एक आध और आएगा बीच में, खैर। तो हमने क्या देखा कि कुल मिला के हमें जब एल देख रहे हो तो खाली धागे की लंबाई नहीं, साथ में ये भी देख लो कि क्या हम लंबाई के साथ में धागे की, कि हम साथ में सेंटर से लंबाई चेक करें कि नहीं। तो बाल्टी वाले केस में आपको क्या देखना था कि सेंटर से लंबाई देखते हैं, पूरी बाल्टी पानी से भरी है तो सेंटर से लंबाई कुछ है, जब पानी टपकेगा तो सेंटर नीचे की तरफ जाएगा तो लंबाई बढ़ेगी, और जब पानी बिल्कुल ही खत्म होने लगेगा सेंटर फिर से ऊपर उठेगा। तो वहाँ टाइम पीरियड पहले बढ़ रहा था फिर घट रहा था। या लोहे और रुई वाले केस में देखो सेंटर से लंबाई, कि रुई वाले केस में सेंटर से लंबाई ज्यादा बनेगी, क्योंकि 1 किलो का गोला बड़े साइज का होगा लोहे के कंपेरिजन में, और वहां पे क्या बनेगा? छोटा। अब आते हैं अगले केस में। अब ये केस वो है जो जनरली थोड़े से आसान पेपर में आते हैं, और इन्हें फटाफट कर लेंगे, लगभग 99% बच्चों के सही आंसर आएंगे। क्वेश्चन उसने कहा पेपर में कि मेरे पास 2 गोले हैं,
एक 3 किलो का है और एक 7 किलो का है। एक लोहा तीन गोला 3 किलो का, एक 7 किलो का, पर दोनों के साइज सेम है। तो 3 किलो का गोला 7 किलो का, दोनों के साइज सेम, दोनों को सेम लेंथ के धागे से बांध दिया। धागे की लंबाई भी सेम है, गोले के साइज भी सेम है, पर एक 3 किलो का, एक 7 किलो का है। अगर मैंने बराबर डिस्प्लेस करके छोड़े तो किसका टाइम पीरियड कम होगा, कौन फटाफट चक्कर लगाएगा, ये आपको बताना है। इस बार ये बताना कि कौन जल्दी चक्कर पूरा करेगा, किसका टाइम पीरियड कम है। एक गोला 3 किलो और एक है 7 किलो का। दोनों को सेम लेंथ के धागे से बांधा हमने, ठीक है। एक हमने लिया 3 किलो का गोला, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बता रखी है कि दोनों गोले एक गोला 3 किलो का, एक 7 का तो है, पर उसने हमें इस बार गिवन है, दिया है कि जो 3 किलोग्राम का जो गोला है और जो 7 किलोग्राम का गोला है, दोनों का साइज सेम है, यानी कि दोनों की रेडियस सेम है। अगर वो हमें ना बताता कि 3 किलो का गोला और 7 किलो गोला है, अगर वो हमें ना बोलता कि दोनों के साइज सेम है, तो फिर तो हम यही मान के चलते कि जनरली 7 किलो वाला जो होगा बड़े साइज में होगा। लेकिन उसने खुद कहा कि 3 किलो, एक 7 किलो, दोनों के साइज है सेम, ठीक। तो अब दोनों को सेम लेंथ के धागे से बांध दिया। तो आपको पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है, मास पर डिपेंड करता ही नहीं 3 और 7 पे। हमें क्या देखना होता है, सेंटर से लंबाई। तो 3 किलो का जो गोला है, इसकी लंबाई अगर एल बनेगी तो इसकी भी लंबाई एल ही बनेगी, क्योंकि दोनों को सेम लेंथ के धागे से बांधा है और दोनों के साइज भी सेम है। तो डिफरेंट मास है दोनों का, लेकिन गिवन है हमें कि साइज सेम है। गिवन क्या है कि साइज क्या है, साइज ऑफ स्पेयर्स इज सेम। तो गोलों के जो बेटा आकार है, साइज है, यानी कि रेडियस जो है वो सेम है। तो एक 3 किलो है, एक 7 किलो है। मास पे हमें ध्यान देना ही नहीं, फॉर्मूले हमारे मास है ही नहीं। लेकिन हम सेंटर जब लंबाई नापेंगे सेंटर से, तो दोनों की लंबाई सेम आएगी। तो दोनों की लंबाई सेम आएगी तो दोनों का टाइम पीरियड भी सेम आएगा। अगर पहले की लंबाई L1 है, दूसरे की L2 है, तो दोनों की लेंथ बनेगी सेम, तो दोनों का टाइम पीरियड भी सेम बनेगा। यानी जितना समय इसे लगेगा उतना ही लगेगा इसे। यानी आप कभी घर में भी ट्राई कर सकते हैं, 3 किलो और 7 किलो, या ऐसे 3 और 5 किलो अलग अलग वजन के दो गोले लो, सेम लेंथ के धागे से बांध के और बराबर डिस्प्लेस करके छोड़ दो। तो दोनों के दोनों साथ साथ जा रहे होंगे, साथ साथ आ रहे होंगे, साथ साथ जा रहे होंगे, साथ साथ आ रहे होंगे, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम है। पहले वाले को एक चक्कर पूरा करने में 3 सेकंड लग रहे हैं, तो दूसरे वाले को भी 3 ही लगेंगे। तो जिनका सेम आया उनका सबका सही है। एक बच्चा किसी गलत दिखा था मुझे बीच में, इस शुभम ने लिखा था 3 किलोग्राम, पूरी क्लास में इनका गलत है ये, बाकी सबका ठीक है और किसी का गलत नहीं है। चलो अगले पे आते हैं, केस 4 पे। उसने कहा हमारे से, हमारे पास में दो गोले हैं लोहे के, दोनों गोले 5-5 किलो के हैं। पहला भी 5 किलो, दूसरा भी 5 किलो, लेकिन दोनों के साइज अलग अलग हैं और दोनों को सेम लेंथ के धागे से बांध दिया। धागे की लंबाई सेम है, दोनों 5-5 किलो के ही हैं और बराबर डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। तो किसका टाइम पीरियड कम होगा, कौन फटाफट चक्कर पूरे कर लेगा। ये गोला भी 5 किलो, ये भी 5 किलो, सेम लेंथ के धागे से बांधा, दोनों के साइज अलग अलग हैं। तो कौन जल्दी चक्कर पूरा करेगा, किसका टाइम पीरियड कम आएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे उसने क्या बोला कि ये पहले वाला भी 5 किलो का है, ये भी दोनों, ये भी 5 किलो का है, पर दोनों के साइज है अलग अलग, यानी कि एक छोटे साइज में, एक की रेडियस कम है, एक की ज्यादा है। तो आपको पता है कि हमें तो सेंटर से लंबाई देखनी है, तो इसकी सेंटर से लंबाई निकालेंगे तो L1 इतनी आएगी, तो इसकी सेंटर से लंबाई निकालेंगे तो ज्यादा आएगी। तो यानी कि जो L1 है वो छोटा है L2 से, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो कम होगा, यानी कि जल्दी चक्कर पूरे कर लेगा, ये फटाफट चक्कर लगाएगा। ये बिल्कुल लोहे और रुई के गोले वाला कैसे तो बन गया। देखो लोहे और रुई वाले में आपको खुद से ही दिमाग लगाना था कि अगर 1 किलो का ही लोहे का गोला लें, एक का ही रुई का लें, तो रुई के गोले का साइज बड़ा बनेगा, तो उसका साइज बड़ा होगा, तो उसके लिए एल ज्यादा आएगा, तो उसका टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा। यहाँ पे उसने आपको दिया है, गिवन है कि दोनों गोले 5-5 किलो के तो हैं, पर दोनों के साइज अलग अलग हैं, तो इसका साइज कम, उसका टाइम पीरियड कम, वो फटाफट चक्कर लगाएगा। जिसका साइज ज्यादा, उसका टाइम पीरियड ज्यादा, वो देर में चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पे देखो बच्चा गिवन कह रहा है कि दोनों इक्वल होगा। भाई क्या कर रहे हो तुम लोग सचिन, ये कौन सी रॉकेट साइंस पढ़ाई है मैंने तुम्हें? क्या 50-60 इक्वेशन लिखी मैंने क्लास में यहाँ?
कि रॉकेट में ऐसे ऐसे होगा, मास ऐसे चेंज हो रहा है उसका विद टाइम, तो गैसें कैसे कितने वेलोसिटी से बाहर निकल रही हैं, आगे कैसे जा रहे हैं, कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं। कौन सी रॉकेट साइंस पढ़ा दी तुम्हें? कह रहा जी इसका ज्यादा होगा। अरे आपको बताया है कि टाइम पीरियड मास पर डिपेंड नहीं करता, तो गोले कितने कितने किलो के हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये देखना है कि भाई जिस गोले का साइज बड़ा होगा तो उसके सेंटर से हम लंबाई चेक करेंगे, क्योंकि जब हमारे फॉर्मूले में 2 पाई अंडर रूट L/G में जो L है उसमें धागे की लंबाई के साथ में इस गोले की रेडियस भी होती है। तो जो गोला बड़े साइज का है उसकी लेंथ ज्यादा बनेगी, उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। जो गोले का साइज छोटा होगा उसकी लेंथ कम बनेगी, उसका टाइम पीरियड कम होगा, है ना। चलो मैं आपको इसमें एक रामबाण दे रहा हूं। जब कभी भी पेपर में आपसे दो गोले कंपेयर कराए कि किसका टाइम पीरियड कम किसका ज्यादा, जब भी दो गोले दो पेंडुलम कंपेयर कराए तो याद रखना पंगा केवल उनके साइज का है। तो अगर दोनों गोले सेम साइज के तो टाइम पीरियड सेम, वो कितने कितने किलो के मतलब नहीं है। दो गोले अगर अलग अलग साइज के हैं, जिसका साइज बड़ा उसका टाइम पीरियड ज्यादा, वो धीरे चलेगा, जिसका साइज छोटा उसका टाइम पीरियड कम, वो फटाफट चक्कर पूरे कर लेगा। तो जब भी दो पेंडुलम कंपेयर होंगे केवल हम साइज पर ध्यान देंगे। तो खुद बोलेगा पेपर में कि दोनों गोले सेम साइज के हैं कि अलग अलग के हैं। बस लोहे और रुई वाले में आपको खुद पता लगाना है कि रुई के साइज बड़ा बनेगा तो उसका टाइम पीरियड ज्यादा, लोहे वाले का छोटा बनेगा उसका साइज कम। इसमें क्या सा अलग से बता दिया हमने, इतनी बात ध्यान नहीं रख सकते आप। अब यहाँ पे देखो मैंने जो पिछले दो केस लिए, हमने क्या देखा कि दोनों जो गोले हैं वो सेम ही मास के हैं लेकिन टाइम पीरियड अलग अलग आया। इसमें दोनों अलग अलग मास के तो भी टाइम पीरियड सेम आया, यानी कि मास इंपॉर्टेंट नहीं है। मास दोनों गोलों का सेम है कि दोनों गोलों का अलग है उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो केवल गोले का साइज देखना है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में मास नहीं उसमें एल है। तो अगर दोनों गोले सेम साइज के होंगे तो दोनों के, अगर दोनों गोले सेम साइज के सेम लेंथ के धागे से बांधेंगे तो ओवरऑल एल की वैल्यू जो एल है यहाँ पर वो क्या है, कैपिटल एल प्लस स्मॉल आर, तो धागे की लंबाई प्लस गोले की रेडियस। तो अगर दोनों गोले सेम साइज के हैं तो एल की वैल्यू दोनों के लिए सेम बनेगी तो टाइम पीरियड सेम आएगा। लेकिन दोनों अलग अलग साइज के हैं, अगर दोनों अलग अलग साइज के हैं तो जिसका साइज बड़ा होगा उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। ये हमने पढ़ा ना शुरू में आते ही 10 मिनट मैंने कहा था क्लास के इंपोर्टेंट है। तो आज के बाद जब भी दो पेंडुलम कंपेयर कराए बस इतना ध्यान रखना। अरे सबके कमेंट सेंड हो रहे हैं, तो अब देखो फटाफट आंसर दे दोगे, मैं भी आपको लिखना नहीं है, मैं बोलूंगा क्वेश्चन खुद से आंसर दूंगा। बस आपको ये समझना है कि मेरे बोलने से पहले कि आपके दिमाग में आंसर आ रहा है कि नहीं। जैसे पेपर में कह दे कि दो गोले हैं, एक है 3 किलो का एक है 4.5 किलो का, दोनों के साइज सेम है, 3 और 4.5 किलो के, सेम लेंथ के धागे से बांध दिया, किसका टाइम पीरियड ज्यादा। तो हमें मास नहीं देखना, हमें देखना साइज। 3 किलो 4.5 किलो दोनों के साइज सेम है तो टाइम पीरियड सेम, दोनों बराबर समय में चक्कर पूरे करेंगे। एक गोला है 1.5 किलो का, दूसरा भी 1.5 ही किलो का है, पर दोनों अलग अलग साइज के हैं। तो इसमें जिसका साइज बड़ा होगा उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, जिसका साइज छोटा होगा उसका टाइम पीरियड कम होगा, है ना। एक जगह सर रेलवे के लिए केमिस्ट्री 20 लेक्चर सफिशिएंट नहीं लग रहा है, बहुत कुछ क्या नहीं उसका, तो जिस स्पेशल बैच में ज्यादा कराए हैं क्लास। भाई ये देखो आप अपने केमिस्ट्री के टीचर से बात करो। हमें केमिस्ट्री इतनी आती है, मुझे केमिस्ट्री कि हाइड्रोजन होता है H2 और नाइट्रोजन गैस होती है N2, ऑक्सीजन होती है O2। इससे बाहर हमें नहीं पता। एक दो चार चीजें मान लो और पता होंगी, मतलब इतना पता है मुझे केमिस्ट्री में कि मैं एक पेज पर लिख सकता हूँ। इसलिए मेरे से बात करने का कोई फायदा नहीं है, अपने टीचर से बात कर रहे हैं आप, है ना। अच्छा दूसरी, अब थोड़ा सा इसमें हम, ये आपको भी हमने एक छोटे वाला रामबाण दिया है जिसमें आपको केवल दो पेंडुलम कंपेयर होंगे, जिसका साइज बड़ा उसका टाइम पीरियड ज्यादा, जिसका साइज छोटा उसका टाइम पीरियड कम। अब आते हैं थोड़ा एक बड़ा रामबाण मिलेगा आपको, उसके लिए पहले हम एक नया एक दूसरा केस और देखते हैं इसमें। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक पेंडुलम है धरती पे, अपने रूम में मैंने क्या किया, एक लोहे की रोड में एक धागा बांध के पेंडुलम कनेक्ट किया और पकड़ के छोड़ दिया। तो मैंने देखा कि पेंडुलम जो है एक चक्कर कुछ समय में लगा रहा है, मैंने उसे टी कह दिया। अगर कोई पेंडुलम धरती पर एक चक्कर टी समय के अंदर पूरा करता है, अगर मैं उस पेंडुलम को मून पर चांद पर लेके चला जाऊं, तो अगर किसी पेंडुलम को हम धरती से उठा के मून पे ले जाएंगे तो उसका टाइम पीरियड बढ़ेगा घटेगा या सेम रहेगा, क्या लगता है आपको। केस है हमारा पेंडुलम एट द सरफेस ऑफ मून, एट द सरफेस ऑफ मून। पेंडुलम क्या मून की सरफेस पे है। तो पहले पेंडुलम बेटा मान लो कि यहाँ पे था अर्थ पे, ये पहले अर्थ ले लो, और इस पेंडुलम को यहाँ पर एक चक्कर पूरा करने में टी समय लग रहा था। अब इसे हम उठा के लेके चले गए पेंडुलम को मून पर।
तो इसका टाइम पीरियड बढ़ेगा घटेगा कि सेम रहेगा, ये आपको बताना है। करो ये। प्रजापति ने बढ़िया आंसर दिया हमें। मनोज भाई तुम्हारा तो पूरा लॉजिक ही तुमने गड़बड़ उल्टा कर दिया, पूरा लॉजिक तुमने, कोशिश तो सही की है पर उल्टा कर दिया एकदम। कुछ आंसर हमारे पास हमारे जितने बच्चे कह रहे सेम रहेगा, उनका बेटा गलत है। देखो, अब आप जैसे पेंडुलम को अर्थ से मून पे लेके गए, ठीक है भाई, पेंडुलम की लंबाई पे उसके मास वास पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर भाई हमारा जो पेंडुलम का फॉर्मूला है भाई टाइम पीरियड का, वो फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। उसमें जी नाम की चीज भी तो है भाई। मुझे बताओ जी की वैल्यू जो अर्थ पे क्या वही मून पे है क्या? नहीं। आपको हमने बताया था कि मून के ऊपर जी की जो वैल्यू है वो अर्थ की अपेक्षा 1/6 है। ग्रेविटी वाले चैप्टर में पूरा डिस्कस किया है, उस क्लास को आप देखना। जब मैंने जी बताना शुरू किया ना, आधे घंटे मैंने केवल जी के ऊपर ही बोला है क्लास में। तो जैसे आप पेंडुलम को लेके जाओगे अर्थ से मून पर, तो आप जरा याद रखना कि जब किसी पेंडुलम को आप एक से दूसरी जगह लेकर जाओगे तो लेंथ में तो कोई फर्क आएगा नहीं, पर वहां जहां पर लेकर जा रहे हो जी तो अलग आएगा। तो मून पर आपको पता है कि जी की वैल्यू कम है। अगर मून पर जी का मान कम है तो वहां पे जी की वैल्यू कम है धरती की अपेक्षा, तो वहां टाइम पीरियड कैसा आएगा? ज्यादा। तो मून पर जी की वैल्यू धरती की अपेक्षा कम है, 1/6 है, तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जी की वैल्यू 1/6 है तो 6 पहुंच जाएगा ऊपर, रूट में है तो यानी वहां पे जी का मान अंडर रूट 6 गुना बढ़ जाएगा। अगर किसी पेंडुलम को हम अर्थ से मून पे लेकर जाए, तुरंत देखो कि भाई एक ही पेंडुलम है, दो पेंडुलम कंपेयर करते तो जिसका साइज बड़ा उसका टाइम पीरियड ज्यादा, साइज छोटा टाइम पीरियड कम। लेकिन यहाँ तो एक ही पेंडुलम है, पेंडुलम को जब उठा के एक से दूसरी जगह लेके जाएंगे, अब पंगा केवल होगा जी का। तो कंप्लीट रामबाण क्या है, जब दो पेंडुलम कंपेयर हो, जो छोटे साइज का पेंडुलम उसका टाइम पीरियड कम, जो बड़े साइज का उसका टाइम पीरियड ज्यादा। और जब एक ही पेंडुलम हो तो जहां पर लेके गए वहां जी देख लो, वहां कम हो रहा है कि ज्यादा, तो कहां से लेके गए? धरती से मून पर। तो मून पर जी की वैल्यू धरती की अपेक्षा कम है, तो वहां जी का में तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम will increase by a factor of अंडर रूट 6। ये लिख लो, विल इंक्रीज अंडर रूट 6 टाइम्स, लिख लो सिंपली, विल इंक्रीज अंडर रूट 6 टाइम्स। हिंदी में लिखेंगे, यदि किसी लोलक को पृथ्वी से चांद पर लेकर जाएं, यदि किसी सरल लोलक को पृथ्वी से चांद पर लेकर जाएं, यदि किसी लोलक को पृथ्वी से चांद पर लेकर जाएं, तो उसका आवर्तकाल अंडर रूट 6 गुना बढ़ जाता है, तो उसका आवर्तकाल अंडर रूट 6 गुना बढ़ जाता है।
हम्म समझ गया। तो टाइम पर अंडर रूट 6 गुना बढ़ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपको ठीक करना है, जिन्होंने ये क्वेश्चन गलत किया था ना, अब कंप्लीट रामबाण के अनुसार करना है। अब देखो हमारे पास में एक पेंडुलम था, ये अर्थ के सरफेस पे है। अब इसे एक चक्कर यहाँ पूरा करने में लग रहा है टी समय। अगर मैं इस पेंडुलम को अर्थ के सेंटर पे लेके चला जाऊं, अर्थ के सेंटर को मैं ओ से लिख रहा हूं, तो अगर किसी पेंडुलम को हम अर्थ के सेंटर पे लेके चले जाएंगे तो उसका टाइम पीरियड बढ़ेगा घटेगा सेम रहेगा, क्या होगा कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। किसी पेंडुलम को अगर हम अर्थ की सतह से उठाकर उसके केंद्र पर जाके रख दें, अभी हमने पेंडुलम को सतह से उठा के धरती की चांद पर लेके गए थे हम, अभी हम पेंडुलम को सरफेस से उठा के केंद्र पर लेके जाएंगे, तो टाइम पीरियड पर आपको बताना है कितना हो जाएगा। पेंडुलम एट द पेंडुलम एट द सेंटर ऑफ अर्थ, पेंडुलम एट द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, अगर हम किसी पेंडुलम को अर्थ के सेंटर पे लेके जाएंगे तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। हम्म कुछ आंसर हमारे पास आ रहा है, देखो आपको हमने रामबाण क्या दिया था, दो पेंडुलम होंगे तो साइज देखेंगे। एक पेंडुलम होगा तो जहां पे उठा के लेके गए वहां पे देखेंगे जी की वैल्यू क्या हो गई। तो आप सभी को पता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास में है 2 पाई अंडर रूट L/G। और अर्थ के सेंटर पे आपको हमने पढ़ा रखा है एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के केंद्र की अगर हम बात करें तो वहां पर जी की वैल्यू होती है 0, तो 0 यहाँ पुट कर देंगे। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/0। तो जी के लिए 0 पुट करेंगे, टाइम पर हो जाएगा इनफाइनाइट अनंत। तो यानी कि एक चक्कर पूरा करने में अनंत समय लगेगा। यानी अगर कोई पेंडुलम धरती के केंद्र पर पहुंच जाए तो इतना सा काम करने के लिए भी, छोटा सा काम करने के लिए भी, इतना सा काम करने के लिए उसे अनंत समय चाहिए, अरबों खरबों साल। यानी कि वो कभी चक्कर पूरा कर ही नहीं पाएगा। भाई मैं कह रहा हूं कि आपको यहां से यहां तक जाने में, मैं कह रहा हूं यहां से यहां तक 1,000 साल के बाद जाना है, तो अब कितना आराम आराम से जाओगे। 1,000 साल में इतना जाना है तो पता चला कि 100 साल तक तो आप बस हल्का सा हिले, अगले 100 साल में फिर हिले, हल्के तो आप हल्का हल्का हिल के तो 1,000 साल में यहाँ पहुंचोगे। और मैं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे जाना अनंत समय में। अनंत समय वाला कि आप पता चला यहीं पड़े हो और लाखों साल तक हिले ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब थोड़ा आगे तो बढ़ लो, आप कहोगे रुको अनंत साल में पहुंचना है ना, पहुंच जाऊंगा मैं। आप आए 50 करोड़ के साल के बाद, वो हिला ही नहीं, भाई साहब थोड़ा आगे बढ़ लो, नहीं बढ़ रहा भाई, अनंत थोड़े ना आ गया है। जब अनंत आएगा तब बोलना कि क्यों नहीं पहुंचे। तो टाइम पीरियड अनंत होने का मतलब है कि समय अनंत लगने का मतलब है कि ये पेंडुलम जो है कभी एक चक्कर पूरा करने का ही नहीं, जैसा पड़ा है बिल्कुल वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। तो इवन जो है मोशन जो है पेंडुलम के वो स्टार्ट भी नहीं होंगे, जैसे पेंडुलम लेके जाओगे ठीक वैसा का वैसा पड़ा रहेगा वहां पे। वो यहाँ पे लिखेंगे जब पेंडुलम अर्थ के सेंटर पे जाता है तो क्या होगा, टाइम पीरियड इन्फानाइट का मतलब क्या है। अब बहुत सारे बच्चों ना ये रट लेते हैं वो कि टाइम पीरियड अनंत आया। अब इसका मतलब पता नहीं, उसने पेपर में पूछ लिया कि एक पेंडुलम को अर्थ के सेंटर पे लेके जाएंगे तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। तो उसका जब किसी पेंडुलम को अर्थ के सेंटर पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, तो उसने पता है एक ऑप्शन में क्या लिख दिया कि पेंडुलम अनंत समय तक चलता रहेगा। अरे अनंत समय तक कहाँ चल रहा है, वो तो बच्चे पता क्या सोच रहे हैं, भाई टाइम पीरियड अनंत का मतलब है कि वो कभी हिलेगा ही नहीं। अनंत समय तक चलता रहेगा मतलब ये नहीं कि लगातार ऐसे चलता रहेगा, ये तो उसका टाइम पीरियड तो आधा सेकंड भी नहीं है, फटाफट चक्कर पूरे कर रहा है ये तो आधे सेकंड से पहले हो रहे हैं। टाइम पीरियड अनंत का मतलब है कि इतना सा काम भी वो कभी पूरा कर ही नहीं पाएगा। तो इस अनंत समय लगने का मतलब है कि इवन द पेंडुलम, even the motion of pendulum, even the motion of pendulum will not start. इवन द मोशन ऑफ पेंडुलम विल नॉट स्टार्ट, यहां तक कि पेंडुलम के जो मोशन है, पेंडुलम की जो गति है वो शुरू भी नहीं होगी। इवन द मोशन ऑफ पेंडुलम विल नॉट स्टार्ट, पेंडुलम जो है वो मोशन करना भी शुरू नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब रामबाण से समझ में आ रही चीजें,
दो पेंडुलम 3 किलो 5 किलो, दोनों के साइज सेम तो टाइम पीरियड सेम। पेंडुलम 6 किलो 6 किलो, दोनों के साइज अलग अलग, जिसका साइज ज्यादा उसका टाइम पीरियड ज्यादा। पेंडुलम धरती से लेके गए चांद पर, जी घट रहा है तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। पेंडुलम गए सेंटर पे, जी किलो जीरो, टाइम पीरियड इन्फिनाइट अनंत। ये बस आप ये चैप्टर को सुनोगे ना आपको याद रहेगा, ये भूलते नहीं है ये चैप्टर को, जो सुन लिया एक बार खत्म। एक लिखेंगे, ये फैक्ट आता है एसएससी में भी आ रखा है, लिखेंगे सेकंड पेंडुलम, सेकंड लोलक। अब देखो सेकंड पेंडुलम का मतलब होता है, ये फिक्स दो फैक्ट आपको याद रखने हैं। सेकंड पेंडुलम वो पेंडुलम होता है कि जो पेंडुलम का एक टाइम पीरियड फिक्स है कि एक चक्कर 2 सेकंड में पूरा कर लेगा। यहां से चला और ये इतना काम 2 सेकंड में पूरा कर ले, तो जो पेंडुलम अपना एक ऑसिलेशन, एक दोलन 2 सेकंड के अंदर पूर्ण कर ले, वो हमारा सेकंड पेंडुलम कहलाता है। अब सर जब पेपर में आता है तो सारे ऑप्शन एक जैसे होते हैं। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। तो सेकंड पेंडुलम तो 1 सेकंड भी लग सकता है, किसी बच्चे को 2 भी लग सकता है, तो याद रखेंगे 2 सेकंड का टाइम पीरियड होता है इसका। तो सेकंड पेंडुलम वो पेंडुलम है जो एक चक्कर 2 सेकंड के अंदर पूरा कर लेता है। अच्छा, इस पेंडुलम की लेंथ पूछेगा तो इसकी जो लेंथ है वो होती है लगभग लगभग 1 मीटर की। तो याद रखना कि एक क्या है और दो क्या है। तो सेकंड पेंडुलम की अगर वो लंबाई पूछेगा तो 1 मीटर के आसपास की होती है, यानी धागा और प्लस जो गोला बांधोगे आप, वो टोटल जो लेंथ बननी चाहिए वो लगभग लगभग 1 मीटर की होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सेकंड पेंडुलम की जो लंबाई है वो लगभग 1 मीटर की होती है। अगर आप एग्जैक्ट अगर वैल्यू लिखना चाहो तो यह है 0.994 मीटर। ये जी की वैल्यू को मैंने, जो फॉर्मूला है ना टाइम पीरियड का, टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूट L/G, उस फॉर्मूले में टी की वैल्यू 2 पुट कर दी, 2 पाई है अंडर रूट L/G है, तो मैंने जी की वैल्यू 9.8 रख के सोल्व किया है, तो 0.994 आई है। अगर आप मान लो कुछ और रख के सोल्व करेंगे, 10 वैल्यू रखेंगे तो हो सकता है अलग आंसर आ जाएगा फिर। तो यहाँ पे इसकी लंबाई याद रखेंगे कि लंबाई लगभग लगभग 1 मीटर की होती है, यानी कि 0.994 मीटर या 99.4 सेंटीमीटर कह सकते हैं आप। ठीक है, ये एग्जैक्ट लंबाई है। और लगभग ये पेपर में ये लगभग वाली आती है 1 मीटर वाली, अगर एग्जैक्ट वाला दिख जाए तो वो बेस्ट आंसर है। और टाइम पीरियड कितना है इसका, 2 सेकंड का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आ रही बात यहां तक की सभी को समझ में। एक बड़े सा केस और देखेंगे अभी हम। अच्छा, मान लो कि ये कोई गाड़ी थी, ये गाड़ी अभी रेस्ट पर है और रुकी हुई है, और इसके अंदर एक ये पेंडुलम बंधा हुआ है, और ये पेंडुलम जो है एक चक्कर टी समय में पूरा कर रहा है। यानी कि आपने अपनी गाड़ी के अंदर ऐसे एक बांध लिया एक पेंडुलम, और हल्का सा पकड़ के छोड़ा तो वो एक चक्कर टी समय पूरा कर रहा है। अगर बेटा अभी ये गाड़ी को अगर आप भगाना शुरू कर दो, ये ए एक्सेलरेशन से, ए त्वरण से अगर आपकी गाड़ी आगे की तरफ भाग रही हो, अगर ये गाड़ी ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रही हो, ए त्वरण से आगे की तरफ बढ़ रही हो, तो इसके अंदर जो पेंडुलम बंधा है उसका टाइम पीरियड बढ़ेगा घटेगा कि सेम रहेगा। जो गाड़ी बिल्कुल रुकी हुई थी, एक चक्कर पूरा कर रहा था ये टी समय में, अब गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, भाग रही है, तो उसके अंदर जो पेंडुलम बंधा है उसका टाइम पीरियड घटेगा या बढ़ेगा, या वैसा का वैसा ही रहेगा, ये सोच के बताओ। मनोज भाई गलत है तुम्हारा, डे लाइफ से जोड़ लोगे तो भी ठीक रहेगा।
अच्छा यहाँ देखो, ओके यहाँ देखो, मैंने कहा आपसे कि अगर इस क्वेश्चन को आप डे लाइफ से रिलेट करते तो भी आपका आंसर आ जाता। मैं आपसे बोल रहा था जब ये माइक बंद था कि आपने अपने गाड़ी में एक कोई चीज बांधी हुई है, उसे आपने हल्का सा पकड़ के छोड़ा, वो कुछ ऐसे ऐसे घूम रहा है। अब गाड़ी एक्सिलरेट करने का मतलब क्या है? एक्सिलरेशन का मैंने आपको तीन मतलब बताए थे, स्पीड बढ़ना, घटना या डायरेक्शन चेंज होना। अब आपकी गाड़ी रुकी है, जैसे आप इसकी स्पीड बढ़ाओगे, जैसे गाड़ी की स्पीड 0 है, गाड़ी रुकी है, और हल्का हल्का जो अंदर बंधा हुआ है इसके अंदर कोई चीज वो ऐसे हिल रही है, तो जैसे गाड़ी को आप तेजी से भगाओगे ना, उसके अंदर जो चीज बंधी होगी पूरी स्पीड से हिलती है वो। जैसे मेरी गाड़ी में हमने हनुमान जी का एक प्लास्टिक के हनुमान जी का वो मूर्ति है, वो ऐसे बंधी हुई है, वो ना गाड़ी में बंधी होती है, तो उसे हल्का सा वो ऐसे से हिलती रहती है, गाड़ी चलती है। मान लो अभी गाड़ी रुकी हुई है, वो ऐसे हल्की सी हिल रही है। जैसे मैं गाड़ी को झटके से अगर एक्सीलेट करूं, तो मूर्ति जो बंदे हनुमान जी, वो थोड़े बहुत ही तेजी के साथ हिलने लगते हैं। तो आप ऐसे भी समझ सकते थे कि जब सर जो चीज मैंने बांध रखी है अपनी गाड़ी में, कोई मान लो कि कोई लट्टू बांध रखा है, कोई भी पत्थर बांध रखा है, वो भी हल्का हल्का हिल रहा है, जैसे गाड़ी तेजी से भागती है तो पूरी तेजी से हिलता है, वो फटाफट चक्कर पूरे कर रहा है, नहीं कि उसका टाइम पीरियड घट रहा है। भाई जो चीज ऐसे ऐसे चक्कर लगा रही थी, अब वो ऐसे ऐसे लगा रही है, जल्दी लगा रही है, टाइम पीरियड घट गया। इसी बात को आप समझो कि जब ये पेंडुलम जो है, इसके ऊपर अभी जब ये गाड़ी रुकी हुई थी तो उसके ऊपर केवल एक ही एक्सेलरेशन काम कर रहा था, वो था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन पैदा करती है, जो गुरुत्व त्वरण पैदा करता है, तो नीचे की तरफ काम करता है। अब जब गाड़ी आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगी तो इस पेंडुलम पर एक एक्सेलरेशन आगे की तरफ भी हो गया, तो नेट एक्सेलरेशन आएगा दोनों के बीच में, तो कितना आएगा? ये अंडर रूट a² प्लस g² के बराबर। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट l/g। लेकिन अब टोटल जो एक्सेलरेशन हो गया वो कितना हो गया? a² प्लस g² के बराबर। यानी जब गाड़ी आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगी तो हमारा जो फॉर्मूला, जब गाड़ी रुकी हुई थी तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला केवल ये था 2 पाई अंडर रूट l/g। लेकिन जब गाड़ी आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगी तो दो एक्सेलरेशन आ गए, तो अब नेट एक्सेलरेशन ये बन जाएगा। तो भाई अब ये जी तो था ही, साथ में गाड़ी का एक्सेलरेशन भी आ गया, तो नीचे की वैल्यू अगर बढ़ेगी, अगर नीचे का मान बढ़ेगा तो ऊपर का घटेगा, यानी कि टाइम पीरियड क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर ये गाड़ी एक्सेलरेट करे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इंक्रीज। अब खुद सोचो, अगर इस गाड़ी का एक्सेलरेशन 0 हो, एक वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं, इतना ऐसा 0 हो गया, रूट से ये वाला स्क्वायर कट जाएगा, तो अंडर रूट में, बड़े वाले अंडर रूट में l/g, फिर से यही फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला केवल तब काम करेगा जब हमारा पेंडुलम ऐसे जगह पे रखा हो, ऐसी गाड़ी में रखा हो जो गाड़ी एक्सेलरेट कर रही हो, तो टाइम पीरियड क्या होगा? वहां पे घटेगा। यानी कि जब रुकी हुई गाड़ी में अगर 1.5 सेकंड में चक्कर पूरा हो रहा था, तो गाड़ी एक्सीलेट करेगी तो हो सकता है कि आधे सेकंड में ही चक्कर पूरा हो जाए। अच्छा, ये गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये होता है, नियत वेग का मतलब ये होता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन 0, तो फिर से ही फॉर्मूला रहेगा। अगर गाड़ी रुकी हुई है और उसके अंदर कोई पेंडुलम बंधा हुआ है, ऐसे चक्कर पूरा कर रहा है, और जब गाड़ी एक ही स्पीड से भाग रही हो, ना तो उसकी स्पीड घट रही हो, ब्रेक लगा रहे हो, ना तेजी से आप उसकी स्पीड बढ़ा रहे हो, तो अंदर जो पेंडुलम बंधा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हवा का प्रभाव ना हो, शीशे से अच्छे से बंद हो, तो जैसे जैसे बिल्कुल आपका पेंडुलम रुकी हुई गाड़ी में कर रहा था, वैसे बिल्कुल एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर गाड़ी चल रही है, ना स्पीड बदल रही ना डायरेक्शन बदल रही, तो बिल्कुल वैसे माहौल रहेगा। तो ये केवल माहौल एक्सिलेटेड केस में है, कांस्टेंट वेलोसिटी नियत वेग वाले केस में नहीं है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। बाकी हम एक क्लास जो है इसमें और लगेगी, लग रहा है मुझे भी, मतलब पूरी तो नहीं लगेगी, आधी क्लास के आसपास में खत्म हो जाएगा ये, और फिर उसके बाद हम यूनिट और डायमेंशन शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कुछ पूछना है तो जब तक मैं ये पीडीएफ सेव करता हूं तो आप पूछ सकते हैं। हम्म, ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।